press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी विवाद पिछले दिनों खूनी मोड़ पर पहुंच गया। 1975 के बाद पहली बार भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस शो की रिकॉर्डिंग के वक्त तक सेना और सरकार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक भारत के 20 सैनिक इस लड़ाई में शहीद हुए हैं। यह संकट का वक्त है। चीन की इस हिंसक कार्रवाई के बाद भारत की प्रतिक्रिया दो तरफा होनी चाहिए, संयम और साथ में इस्पाती दृढ़ता, ताकि स्थितियां अनियंत्रित युद्ध की ओर भी न बढ़ें और साथ ही चीन को साफ और कड़ा संदेश भी मिल जाए। हालात इस कदर बिगड़ने के पीछे निश्चय ही भारतीय पक्ष की लापरवाहियों की बड़ी भूमिका है। एक पूर्णकालिक युद्ध और तमाम छिटपुट झगड़ों के बावजूद गलवान घाटी में चीन के कब्जे ने साबित किया है कि सरकारें 60 सालों के दरमियान भी चीन के विस्तारवादी मंसूबों की नकेल कसने और अपनी ज़मीन को महफूज रखने की एक मजबूत, कारगर और त्वरित नीति बनाने में नाकाम रही हैं। समय समय पर हुई नाथुला, शूमर, डेस्पैंग और डोकलाम की घटनाएं इसका सबूत हैं। यह समय है जब चीन को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि वह अपनी मनमर्जी से अपने चारों तरफ सीमाओं का विवाद खोल कर नहीं रख सकता, और अगर वह ऐसा करेगा तो चीन को भी उसकी एक कीमत अदा करनी होगी। साथ ही चीन को यह संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के लोकतंत्र से एक साथ अलग अलग आवाज़ें भले ही आती हैं, लेकिन अलग अलग सुरों में आने वाली ये आवाज़ें असल में एक भारत की आवाज़ हैं। चीन इसे कतई अंदरूनी बंटवारे का मुगालता न पाले। ऐसे कठिन मौक़ों पर एक सुर एक लक्ष्य उठ खड़े होना ही हिंदुस्तान की पहचान है। जब चीन इस तरह की हिंसक कार्रवाई में लगा हुआ था तब हमारे खबरिया चैनल क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने इस मौके पर कोई समझदारी दिखाई? क्या वो देश की जनता को इस मौके पर सही जानकारी और स्पष्ट नज़रिया देने का काम कर पाए? जवाब है नहीं। इस मौके पर भी उन्होंने बड़बोलेपन, प्रोपेगेंडा और पाखंड का दामन नहीं छोड़ा। मसलन आज तक वाली श्वेता सिंह को ही लीजिए। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। खुद को भारत सरकार समझ बैठने का इतना मुगालता। खैर, इनकी बात पर मैं क्या बोलूं, स्वयं प्रधानमंत्री ने ही उन्हें जवाब दे दिया है कि असल में गलती कहां है। चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्रा की नदी का पानी रोकने पर उतारू है, अरुणाचल प्रदेश को हड़प करने पर उतारू है। मेरे भाइयों बहनों, क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। सुधीर चौधरी का मामला थोड़ा अलग लेवल का है। पहले उनका ये वीडियो और बाद में मेरी टिप्पणी। खबरें जो लगातार आ रही हैं वो ये है कि चीन के कम से कम उतने ही सैनिक तो मारे गए हैं जितने भारत की कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन चीन के सैनिक जो मरे हैं उनकी संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। इस व्यक्ति ने प्राइम टाइम पर अटकलों और कल्पनाओं का बाजार सजा रखा है। इसके युद्ध और मृत्यु की सारी समझ इतनी भर है कि मौतों का आंकड़ा किसी भी तरह बराबर कर दिया जाए। इस आदमी को इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं कि जिन 20 लोगों के घर चिराग बुझ गए वो सिर्फ तुम्हारे संतुलन सिद्ध करने के आंकड़े नहीं थे, वो जीते जागते इंसान थे। किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के बेटे और किसी के पति थे। फिर भी ये आदमी कहता है, जरा ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कल जो हाथापाई हुई है दोनों सेनाओं के बीच में, इसमें ज्यादा नुकसान चीन का हुआ है। हम ध्यान से क्या देखें और किधर देखें? भारत सरकार ने जो आंकड़ा दिया है वो 20 भारतीय सैनिकों की शहादत का है। चीन ने सारी जानकारी छुपा रखी है। तुम्हारे पास दिखाने को एक अदद न तो कोई दस्तावेज है न कोई सबूत। तुम्हारे इस एक तरफा पेलम पेल एक आलाप से कुंठा के अलावा और कुछ भी सिद्ध नहीं होता, मिस्टर जेम्स बॉन्ड। और इस भाई ने तो इसे पूरा कवि सम्मेलन ही बना दिया। आस्तीन का सांप, जिसके बारे में लखनऊ के ब्लॉगर और कवि दिलीप ने लिखा था कि एक सांप धीरे से जा बैठा दिल में, एक सांप
धीरे से जा बैठा दिल में, बोला जगह नहीं है आस्तीन के बिल में। कहने लगा अब मैं संत हो चुका हूँ, सारा जहर अपना कब का खो चुका हूँ। मैंने बोला सांप हो कहाँ सुधरोगे, जब भी उगलोगे जहर ही उगलोगे। तो लगे हाथ एक कविता मैं भी सुना देता हूँ। लेखक कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की इस कविता का शीर्षक ही है सांप, और क्या खूब लागू होती है हमारे आज के एंकर और एंकराओं पर। सांप, तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया? ये विष ही हमारे खबरिया चैनलों का सत्य है, जो सभ्यता से दूर डसने की कला में पारंगत हो गए हैं। और वो रिपब्लिक भारत ही क्या, जो जन्म से लेकर मरण तक हर आयोजन को कुकुर झोंझों में न बदल दे। वर मरे चाहे कन्या, पंडित जी को क्या, 11 रुपया दक्षिणा। बोल रहा आपने पाकिस्तान के ऊपर क्यों अटैक करा? तो भाई कहां पे अटैक करें? मंगोलिया में अटैक करें? जो पाकिस्तान, सुनो एक मिनट तुम्हारे पास अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट चेक करेंगे तो पता लगेगा कि पाकिस्तान से डॉलर आ रहे हैं। बिकाऊ आदमी है ऐश्वर्या, बिकाऊ आदमी है, ये बिकाऊ आदमी है। लोन तुम बिके हो, कितने रुपए में खरीदा तुम्हें लोन? बताओ, पैसे बताओ। और इसी दौरान अपनी अपनी गठरी में चीनी कंपनियों से मोटा मोटा रुपया ऐंठ रहे तमाम खबरिया सिपाहियों ने चीनी सामानों के बहिष्कार का आह्वान भी किया। इस बेशर्म पाखंड का भी दर्शन कर लें, ताकि सनद रहे कि किस चैनल के पास किस चीनी कंपनी से कितना माल आ रहा है। भारत के भी काफी लोग कह रहे हैं, अमेरिका में भी बहुत लोग कह रहे हैं, लंदन में मेरी पीछे बात हो रही थी तो वहां पर भी बहुत लोग कह रहे थे कि चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए, चाइना को फाइनेंशियली अलग थलग करना चाहिए। आप उस बात के समर्थक हैं? चीन से जितना भी सामान आयात किया जाता है, उस हर सामान का बहिष्कार होना चाहिए, ताकि कुछ हद तक ही सही चीन को आर्थिक मोर्चे पर नुकसान हम पहुंचा सकें। लेकिन इस बार चीन को उसकी घुसपैठ भारी पड़ने वाली है, क्योंकि लोग अब बॉयकॉट चीन के मूड में आ गए हैं। एक शब्द है वॉयरिज्म, यानी दूसरों के घर में चोरी छिपे ताक झांक करना और सुख की अनुभूति करना, वॉयरिस्टिक प्लेजर। जब कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तब खबरिया चैनलों में वॉयरिज्म की ये प्रवृत्ति उछाल मारने लगती है। बीते हफ्ते अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। यह बेहद विचलित करने वाली घटना थी, लेकिन चैनल अपनी आदत से बाज नहीं आए। जो क्रिकेट की पिच पर जीत की पटकथा लिखता, वो अचानक जिंदगी की पिच पर हिट विकेट कैसे हो सकता है? हर किसी के ज़हन में यही सवाल कि आखिर सुशांत ने खुदकुशी क्यों की? दावा किया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते को लेकर ही सुशांत सिंह राजपूत सबसे ज्यादा परेशान थे। सुशांत ने कल रात भर सोने नहीं दिया। मैं यही सोचता रहा वो कौन सा बाउंसर था जिससे सुशांत डक नहीं कर सका। वो कौन सी बॉल थी जिसने उसका विकेट ले लिया। फिल्मी पर्दे का धोनी असल जिंदगी में टाइम्ड आउट क्यों हो गया? वॉयरिस्टिक प्लेजर और एंकराओं की जजमेंटल प्रवृत्ति के अलावा कल्पना के घोड़े दौड़ाने की छूट आपस में मिलकर ये घातक कॉकटेल का निर्माण करती हैं। इसमें बुद्धि विवेक का विलोपन हो जाता है। ऐसे मौकों पर शक्ति कपूर जैसे अभिनेता भटके हुए नफरती चिंटुओं को सही राह दिखाते हैं। शक्ति जी, ऐसा क्यों होता है कि एक ऐसा सितारा जिसको लाखों लोग जानते हैं, पहचानते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, और अचानक मालूम पड़ता है कि वो अकेलेपन की वजह से अपनी जान देने के लिए मजबूर हो गया? देखिए, ये आप बोल रहे हैं कि अकेलेपन की वजह से वो अपनी जान देने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि उसके अंदर क्या चल रहा था, किसकी वजह से वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे। अतीत में जब भी इस तरह के वाकये हुए, टीवी चैनल किसी भी तरह की समझदारी दिखाने में असफल रहे। मौत में मस्ती का सामान ढूंढ लेना ही इनकी तमाम प्रतिभा का निचोड़ है। బాత్ టబ్ చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తోంది। ఈ బాత్ టబ్ ఒకసారి మనం ఎంటర్ అవుదాము। ఇక్కడ ఒక 2/4 వరకు ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఇక్కడ ఒక 2/4 వరకు మనకు వాటర్ ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత వెళ్తూ ఉంటారు। ఇది హాట్ వాటర్, ఇది కూల్ వాటర్, రెండు రకాల వాటర్ మనకు కనిపిస్తుంది। ఇలా ఒక వాటర్ అనేవి లోపలికి వెళ్ళవు, టోటల్ మునిగిపోయి చనిపోయేంత సీన్ అయితే ఇక్కడ కనిపించట్లేదు। సరే, ఇది కూడా ఓకే। ఇంకొకటి ఆలోచిద్దాం। जिया खान की खुदकुशी के 10 रहस्य। जिया खान के आखिरी दोस्त से आखिरी रिश्ते का आखिरी राज। क्या बॉयफ्रेंड की वजह से जिया ने किया सुसाइड?
जिया की वो आखिरी रात, जिया की वो आखिरी सांस, जिया खान का वो आखिरी कॉल। इस हफ्ते 2 शब्दों वाले महोदय ने कुछ ऐसा कह दिया कि बाद में उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। पहले तो उन्होंने जो कहा वो जान लें और बाद में उनके बयान की पृष्ठभूमि और माफ़ी की चतुराई की व्याख्या हम करेंगे। दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले, नहीं किया, कोई जबरदस्ती कबूल नहीं किया। ये बात तो श्रीमान महोदय के शो का नाम था अयोध्या की आस पूरी, संत कहें काशी मथुरा क्यों अधूरी। इस बहस में महोदय ने संतों, असंतों और कई घोघा बसंतों की जमात जुटा रखी थी। ऐसे ही एक घोघा बसंत ने भगवा के बारे में कोई राय रखी तो महोदय के सब्र का नाला टूट गया, लिहाजा गंदगी चारों तरफ फैल गई। उन्होंने अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लुटेरा और आक्रांता घोषित कर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के फाकामस्त संत फकीरों वाली उस परंपरा से आते हैं जिसमें कबीर, गुरु नानक देव से लेकर गोरखनाथ और निजामुद्दीन औलिया तक अंतहीन सिलसिला है। वीडियो से जाहिर है भगवा के ऊपर कही गई बात से तमतमाए महोदय ने जो कुछ कहा वो दूसरे समुदाय के संत को नीचा दिखाने के लिए ही कहा था। लेकिन महोदय ने माफ़ी मांगी तो कहा कि वो चिश्ती को खिलजी समझकर ऐसा कर बैठे। महोदय की इस माफ़ी पर सिर्फ 2 शब्द, वीर सावरकर। जब प्रधान सेवक जी ने ही आपदा को अवसर में बदलने का नारा बुलंद कर दिया है तब क्या देसी और क्या विदेशी, हर आदमी नोट छापने की फिराक में लग गया है। कोरोना की दवाई हर उस शख्स के लिए नोट छापने का टकसाल बन गई है जो आपदा को अवसर में बदलना चाहते हैं। बाबा रामदेव कहाँ पीछे रहते, उन्होंने कोरोना की दवाई बना लेने की घोषणा कर दी। किसी पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ, कितने लोगों को इससे राहत मिली, किस सरकार ने इसे पंजीकृत किया, किसने इसे मान्यता दी, क्या भारत सरकार के प्रोटोकॉल में ऐसे किसी संस्थान को इसकी इजाज़त भी है। बतौर पत्रकार ये सारे सवाल एंकर ने नेपथ्य में डाल दिए और बाबा के सुर में बस कोरस देने लगा, क्या बात क्या बात। वो रामबाण निकालिए और कोरोना की छाती पे वो तीर मारी दीजिए जो आपने काढ़ा बनाना है, वो रामबाण दर्शकों को बता दीजिए, बहुत इंतजार कर रहे हो। कोरोना को हराने वाली दवा भी आपने तैयार कर ली है क्या? हाँ, वो दवाई हमने तैयार कर ली है और ये कोविड इम्यूनिटी के लिए हमने किट भी बना दी है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। दिक्कत सिर्फ दवाई की नहीं है, दिक्कत इस पूरे न्यूज़ मॉडल की है। आपको खबरों की आड़ में जबरन बाबा का विज्ञापन दिखाया जा रहा है, विज्ञापन भी भ्रमित करने वाला। इसीलिए आपके स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े इतने गंभीर सवालों को पूछना भी एंकर ने ज़रूरी नहीं समझा। विज्ञापन मुक्त मीडिया खड़ा करना इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और आज़ाद मीडिया को अपना समर्थन दें। और अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट द क्विंट हिंदी पर वैभव पलनीटकर ने की है। यह पलायन करने वाली महिलाओं की उन दुश्वारियों पर है जो उन्होंने प्रवास के दौरान झेली। इसमें माहवारी यानी पीरियड से लेकर वो तमाम सारी दिक्कतें हैं जिन्हें सिर्फ एक महिला ही महसूस कर सकती है। इस तरह की जमानत है, कईयों नहीं ऐसी। अब तुम तो कह रहा है मर्द तो कह रहा चलेंगे आओ जल्दी जल्दी। अब हमें निंगवे में हमें तो हो रही तकलीफ, तुम तो कह रहा चले आओ। अब तो खाए भोजनों हो परेशान है, कज नहीं। 4 बाल बच्चे सर पढ़ रहे लिख रहे, बाल बच्चों को पढ़ा रहे। कोरोना वायरस संकट के बाद देश भर में लॉकडाउन लगा और इस लॉकडाउन से देश ने एक बहुत बड़े प्रवासी मजदूर संकट को देखा। लेकिन इस प्रवासी मजदूर संकट में भी अगर वर्गीकरण करके देखा जाए तो प्रवासी मजदूर महिलाओं पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। महानगरों से महिलाएं कंधों पर अपने बच्चों को लादे हुए गांव की तरफ पैदल निकल पड़ी। कई खबरें आई कि महिलाओं ने रास्ते में बच्चों को तक जन्म दिया और फिर पैदल चलने लगी। अब जब देश लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ आगे बढ़ चुका है तो हमने सोचा कि महिलाओं तक पहुंचा जाए और इनसे खुलकर हर मुद्दे पर बात की जाए और उनसे समझा जाए कि इस पूरे लॉकडाउन की प्रक्रिया में उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।